कहानियों के सफ़र में आज की कहानी अधूरी बहू। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, जिनमें थोड़ी थोड़ी मैं शामिल होती हूँ। समाज में बेटियों का वजूद नगण्य समझा जाता है, लेकिन वही बेटी समय आने पर आन बान और शान के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। छोटी, तूने तो बड़ी बाजी मार ली। इतने बड़े घर में निर्जा का रिश्ता हो रहा है, मुंह तो मीठा कराओ। बड़ी जेठानी ने छोटी जेठानी के कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। हाँ जीजी, अब भी लाई। शादी की तैयारी के लिए रखी हुई चीज़ों को समेटते हुए निर्जा की माँ ने जवाब दिया। निर्जा, बड़ी अम्मा के लिए गुड़ तो लेती आना। माँ ने जोर से आवाज़ लगाई। थोड़ी ही देर में निर्जा, जिसके लिए शहर के सबसे नामी घर का रिश्ता आया था, बड़ी अम्मा के सामने खड़ी थी। आंखों में शगुन का मोटा काजल, खुले लंबे बाल, चेहरे पर सिंदूरी आभा, गुलाबी पंखुड़ी से खुले होठ, हाथ में गुड़ की कटोरी और पानी लिए हाजिर हुई। देख निर्जा, कह देती हूँ, वहाँ ना ये पढ़ाई वढ़ाई का रट मत लगा लेना। बड़ी ताई ने गुड़ की बड़ी सी डली मुंह में रखते हुए कहा। क्यों क्यों ना करूं? ये मेरा फाइनल ईयर है और उसके बाद। निर्जा ने पलंग पर बैठ पैरों को हिलाते हिलाते बड़ी बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिए जा रही थी। अरे, सोने चांदी का कारोबार है, वहाँ के नौकर तक गाड़ी में घूमते हैं। क्या करना है पढ़ाई? राज करेगी, राज। हाँ, बस। बड़ी अम्मा कहते कहते रुक गई। बस क्या बड़ी अम्मा? निर्जा ने माँ द्वारा इशारे से चुप कराए जाने पर चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं, तू जा। मेहंदी वाली कब आएगी जरा पता तो कर। निर्जा की माँ ने लगभग धक्का देते हुए उसे कमरे से बाहर निकाला। क्या जीजी, आपसे हमारी खुशियाँ नहीं देखी जा रही है ना? निर्जा की माँ ने आंखें तरेरी। देखो छोटी, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे। कम से कम निर्जा को पता तो होना चाहिए कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो उसे कभी पति का सुख नहीं दे पाएगा। बड़ी अम्मा ने अपना आखिरी दाव फेंका। जीजी, आपने गुड़ खा लिया ना? बस अब आप जाइए। और क्या बुराई है कमल बाबू में? निर्जा की माँ ने बात को बदलते हुए कहा। बुराई का तो पता नहीं, लेकिन निर्जा को कभी भी उसका साथ तो दूर, शायद उसके पास बैठने का सुख भी नसीब नहीं होगा। छोटी, तो जानबूझकर अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती हो छोटी? जाते जाते बड़ी अम्मा ने अपना आखिरी पाशा फेंका, जिसे निर्जा की माँ ने अनसुना कर दिया। निर्जा का परिवार बेहद निम्न वर्गीय परिवार था। उसके पिता की एक किराने की दुकान थी। घर में निर्जा के अलावा उसका छोटा भाई, जिसने उसी साल 12वीं पास किया था, इंजीनियरिंग के कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन माता पिता के हैसियत के आगे उसकी तमन्नाओं ने हार मान ली थी। लेकिन निर्जा के शादी तय होने के साथ ही उसके एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में
दाखिले की बात होने लगी थी। पूछे जाने पर नीरजा के ससुराल वालों की दरियादिली की चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, शादी में होने वाले पूरे खर्चे को भी उन लोगों ने संभाल लिया था। ससुराल की तारीफ होती, लोगों की तारीफ होती, लेकिन जिसके बारे में नीरजा सुनना चाहती थी उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था। नीरजा के कान तरस गए थे उसके बारे में सुनने के लिए। अब तक केवल इतना ही जान पाई थी कि उसका नाम कमल है। नाम मात्र से धड़कन की गति बढ़ गई थी, जो उसके लिए एक नई अनुभूति थी। जिसका नाम इतना सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। सोच मात्र से चेहरे को ढक लिया था नीरजा ने। उस सूरत को देखने की इच्छा कई बार जागी थी मन में, पर किसी से कुछ कह नहीं पाई थी और खुद को इस बात से समझा लिया कि शादी से पहले माँ ने भी तो बाबूजी को नहीं देखा था, तो फिर उसे भी सब्र कर ही लेना चाहिए। पंडित जी के और समाज के द्वारा बनाए गए रस्मों रिवाज के अनुसार शादी और विदाई की सभी रस्में निभाई गईं। नीरजा हर रस्म को, उसमें छिपे आस्था को आत्मा से स्वीकार करती जा रही थी। उसने घूंघट के आड़ से कमल को देखा, आभा मात्र से रोमांचित हो गई। सेहरे के लड़ियों के बीच से खड़ी नाक को देख पाई थी नीरजा। वो एक झलक भी उसे बेहद सुकून दे गया था। फेरों के वक्त हो रहे हाथों के स्पर्श से पुलकित हो गई थी नीरजा, और जब पंडित जी ने कन्यादान के समय कमल की हथेली पर नीरजा की हथेली को रखा तो पलकें शर्म से अनायास झुक गई थी। इन सब के बीच जो बात उसे बेहद परेशान कर रही थी वह थी कमल की भाभी अपर्णा का हस्तक्षेप। जब पंडित जी ने कन्यादान के समय हाथ आगे बढ़ाएं के लिए कहा तो कमल की भाभी अपर्णा ने आगे बढ़कर कमल का हाथ उठाकर बढ़ाया था। एक पल के लिए तो नीरजा ये सोचने लगी कि कहीं कमल को इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं, पर दूसरे ही पल खुद को समझा लिया कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो कमल से इतना प्यार करेगी कि वो सब कुछ भूल जाएगा। और हे भगवान, अपनी सोच पर खुद ही इतराने लगी थी। विदाई की गाड़ी में भी अपर्णा जी का साथ मिल गया था। सोचा था गाड़ी में सेहरा हटाकर देख लेगी और धड़कते दिल को शांत कर लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर, सुहाग रात में थोड़ी ना अपर्णा जी आएंगी। किसी तरह मन को समझाया। बुद्धू अपने हथेली से खुद ही अपने सर को ठोका और सुहागरात वाले कमरे में जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगी। वहाँ भी रस्मों रिवाज को निभाते निभाते रात के 12 बज गए। तब जाकर सुहागरात वाला कमरा नसीब हुआ। कमरे में रजनीगंधा के फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। लड़ियां पंखे के हवा पर झूलकर एक दूसरे से टकरा रही थी। नीरजा शर्माने का दिखावा करती सिमट कर बैठ गई। घड़ी की टिक टिक भी धड़कनों से पीछे चल रही थी। हर पदचाप पर कमल के आने का एहसास होता, पर वो नहीं था। दूध के गिलास को छू कर देखा, गर्म थी। फूंक कर उसे ठंडा किया।
कुछ पल और बीत गए। पलकें बोझिल होने लगी। पीछे लगे तकिए पर पीठ को टिकाया और आंखों को दरवाजे पर। धीरे धीरे वास्तविकता सपनों में बदल गई थी। ऐसा लगा जैसे घूंघट उठ रहा था। पहले लाल होठ, फिर नाक, फिर माथे का टीका। तुम्हारा नाम क्या है? कमल की मर्दाना आवाज़ थी। निर्जा, मखमली आवाज़ में जवाब दिया। निर्जा, तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो। जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा। नीरजा ने तारीफ को पलके झुकाकर स्वीकार कर लिया। गालों ने लाल होकर अगली प्रतिक्रिया का इंतजार किया। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही तो नीरजा ने पलके उठाई, पर सामने कोई नहीं था। हड़बड़ाकर उठी, घड़ी की ओर देखा। रात के 1:30 बज रहे थे। बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। नीरजा लगभग पलंग से कूदी और दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। जो देखा उस पर यकीन न हुआ। कमल को 2 नौकर पकड़कर कुछ पिलाने की कोशिश कर रहे थे। नई नवेली दुल्हन जिसके साथ ख्वाब सजा रही थी, उसे इस तरह नौकरों के बीच जकड़ा देख परेशान हो गई। अभी होठ खुले ही थे। नीरजा, अपने कमरे में जा, अपर्णा की रौबदार आवाज़ गूंजी। एक तरफ कमल, जिससे मिलने के लिए कई हफ्तों से तड़प रही थी, वो मिला भी तो किस हालत में। दूसरी ओर अपर्णा। निर्जा वापस अपने कमरे में आ गई। तुम नौकरों से एक काम ढंग से नहीं होता। शाम को डोज डबल कर देना था तो ये नौबत ही ना आती। बंद कर दो पागल को। पागल? निर्जा के होठ फड़फड़ाए। रजनीगंधा की लड़ियां पिंजरे की सलाखें लगने लगी। गुलाब की पंखुड़ियां चुभने लगी थी। जमीन पर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करे और क्या बात करे। अपने जीवन में आए इस तूफान की रफ्तार के बारे में किससे जाकर पूछे। सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह अपर्णा उठाने आई। ओ महारानी, उठो। पति पागल और पत्नी आलसी। पता नहीं इस घर का क्या होगा। अपर्णा ने खिड़की खोलते हुए कहा। निर्जा सिमट कर बैठ गई। ये कहाँ है भाभी? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? निर्जा ने बड़ी मुश्किल से पूछा। क्यों, तुम्हें कुछ नहीं पता? अपर्णा ने कमरे से बाहर निकलते निकलते मुड़कर जवाब दिया। नहीं। निर्जा ने आश्चर्य से जवाब दिया। अच्छा, वो सब छोड़ो। आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई अपर्णा। निर्जा तैयार होकर रसोई में आई। नौकरों की मदद से निर्जा ने खीर बनाया। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे, पर निर्जा की आंखें जिसे ढूंढ रही थी वो कहीं नहीं था। जिसकी अर्धांगिनी बनकर आज रसोई में खीर बना रही थी, परोस रही थी, वो कहीं नहीं दिख रहा था। पापा जी, आपने नगद रुपये निर्जा के घर भिजवा दिए थे ना? अपर्णा ने ससुर
यशोदानंद से पूछा। हाँ बहू, अपने सामने 20 लाख नगद मैंने स्वयं नीरजा के पिता को दिया था, जिससे उसके भाई का एडमिशन कॉलेज में हो गया था। बड़े ही भले लोग हैं बेचारे। शुक्रिया कहते कहते उनकी आवाज थक नहीं रही थी। यशोदामल खीर खाते खाते बोले जा रहे थे। वाह छोटी बहू वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है तुमने, वाह। वैसे तो तुम दोनों बहुएं बराबर हो, लेकिन एक बात, अपर्णा बहू से पूछे बगैर कोई काम मत करना। ये पूरा भवन उसी के इशारों पर चलता है। नीरजा सारी बातें सिर झुकाकर सुन रही थी। उसके जेहन में केवल कमल तक पहुंचना है, यही घूम रहा था। पूरा डाइनिंग टेबल नेक और निछावर से भरा हुआ था। नौलखा हार से लेकर पाँव की बिछिया सब कुछ था। कुछ नहीं था तो वे निगाहें जो उसे ये सब पहने हुए देखती, उसकी तारीफ करती। नीरजा समझ नहीं पा रही थी कि खुद को वो छोटी बहू कहे या अधूरी बहू। पर इतना तो तय था कि जिस लड़के के नाम से ही उसे प्यार हो गया था, उसे भला ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। रही बात अपर्णा की, तो शतरंज के खेल में राजा तक पहुंचने के लिए वजीर की आहुति तो लाजमी है। नीरजा ने मजबूत इरादे से आंचल को कमर से लगाया और जुट गई अपने मकसद को पाने के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।